अगली दफा ड्रोन दिखा तो आंखों की रोशनी गायब कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश सेना को साफ दिया है। जेडी वेंस को भी फोन पर बताया कि पाकिस्तान के हमले का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं होती है तो संयम बरता जाएगा। मगर सवाल है कि जिस पाकिस्तान ने शनिवार को सीज फायर का ऐलान कर 3 घंटे बाद ही बॉर्डर पर ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, क्या वो अपनी इस मुकरने वाली आदत से बाज आएगा? इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आगे भी बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से देखने को मिल सकती है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिर से 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इस बैठक में सीज फायर के बाद के हालात पर डिस्कशन किया गया। पाकिस्तान ने अगर कोई गुस्ताखी की तो उसका कैसा जवाब दिया जाएगा, इस पर भी मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पीओके की वापसी का मुद्दा दोहराया है। ये भी तय है कि पहलगाम हमले के आतंकी किसी भी हाल में चाहिए, किसी भी तरह की मध्यस्थता से भारत इनकार कर रहा है। मोदी के इस स्टैंड को ध्यान में रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सेना कमांडरों को किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट दे रखी है। खबर तो ये भी है कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी हथियार उसी पोजीशन में हैं। सिर्फ नागरिक जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के अलावा कहीं भी ढील नहीं दी जाएगी। इससे पहले सरकार साफ कर चुकी है कि अगली बार कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। If repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. Ceasefire understanding था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। एक दिन में 400 ड्रोन्स भेजने वाला पाकिस्तान नहीं सुधरता अगर उसकी कमर पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया जाता। भारत ने पाकिस्तान के ऐसे ठिकाने पर हमला किया जिसने शाहबाज को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों पाकिस्तान ने पहले अमेरिका और फिर भारत से सीज फायर के लिए बातचीत की, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं इस दूसरे चैप्टर में। पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद है नूर खान एयरबेस और यहीं से महज 10 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद में पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर। इंडियन आर्मी ने मिसाइल के जरिए नूर खान एयरबेस की एयर रिकॉन और लॉन्ग रेंज अटैक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद खलबली मच गई कि भारत पाकिस्तान की परमाणु हमला करने की क्षमता को खत्म कर देना चाहता है। इंडिया के इस हमले के बाद आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ बुरी तरह से घबरा गए, जिसके बाद अमेरिका की तरफ फोन घुमा दिया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की किसी तरह मोदी को मनाया जाए, जिसके बाद अमेरिका ने फौरन पाकिस्तान को बैकफुट पर जाने को कहा। अमेरिका ने भारत सरकार को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और फिर रविवार दोपहर 3:55 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को फोन किया। इस दौरान पाकिस्तान भारत की शर्तों पर सीज फायर करने के लिए राजी हो गया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की, जिसमें ट्रंप ने बताया कि लाखों लोगों की जान जाने का खतरा पैदा हो गया था। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स में ईंधन भरती है। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और एयरबॉर्न रडार सिस्टम और सीक्रेट सैन्य ऑपरेशन भी यहीं से पाकिस्तान ऑपरेट करता है। लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों का बेस भी नूर खान एयरबेस है। पाकिस्तान के वीवीआईपी लीडर विदेशी दौरे पर यहां के रनवे से अक्सर उड़ान भरते हैं।
सैन्य स्ट्रेटेजी के मुताबिक रावलपिंडी को पाकिस्तान सेना की धड़कन माना जाता है। यहीं पर ही पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर भी है। यहीं से बैठकर पाकिस्तान सेना का जनरल युद्ध नीति तय करता है और पाकिस्तान सरकार का अगला फैसला क्या होगा इसी आर्मी हेडक्वार्टर से तय किया जाता है। ऐसे में भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक कर दो तरफा लीड हासिल की। सूत्रों के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सर्विलांस सैटेलाइट के जरिए इस एयरबेस की सटीक निगरानी की थी और फिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर इंडियन आर्मी ने ऐसा कदम उठाया जिसने उसे सीज फायर करने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट नूर खान एयरबेस को तबाह करके लिख दी गई, लेकिन उसके कई और मिलिट्री ठिकाने ऐसे रहे जिन पर भारत हमला करने में सफल हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने तगड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचाए। देखिए इसे चैप्टर नंबर 3 में। रहीम यार खान एयरबेस दक्षिण पंजाब, रफीकी एयरबेस शोरकोट पंजाब, सुकूर एयरबेस कराची और हैदराबाद के बीच, मुरीद एयरबेस चकवाल पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तानी एयरफोर्स JF-17 और मिराज जैसे फाइटर जेट्स को यहीं पर तैनात रखता है। इस एयरबेस को ट्रेनिंग और स्पेशल मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको टारगेट करके पाकिस्तान की अटैकिंग स्ट्रेंथ को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच पाकिस्तान का यह एयरबेस एक्टिव हो गया था। फाइटर जेट्स की गतिविधियां बढ़ा दी गई थीं। भारत के खिलाफ किसी भी एक्शन में पाकिस्तान इसे इमरजेंसी एयरबेस की तरह इस्तेमाल कर रहा था। सुकूर एयरबेस, जिसे PAF बेस भिलारी के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के साउदर्न एयर कमांड का ऑपरेशनल एयरबेस है और कराची और हैदराबाद के बीच स्थित है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 19 स्क्वाड्रन और ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट यानी कि OCU को यहां तैनात किया था। इस एयरबेस से F-16 AB ब्लॉक 15 ADF फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा रहे थे। लगभग 120 किलोमीटर दूर मुरीद एयरबेस पाक एयरफोर्स के लिए स्ट्रेटेजिक सेंटर है। ये ड्रोन ऑपरेशन का हेडक्वार्टर है। यहां से शाहपार 1 और मेड इन तुर्की ड्रोन बाइकटर TB2 और आकिंची को ऑपरेट किया जाता है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस के लिए करता है। इसके अलावा यहां ट्रेनिंग और वॉर ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने यहीं से ड्रोन अटैक की कोशिश की, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त किया और दुश्मन को सबसे ज्यादा वहीं पर चोट दी जहां पर उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। ऐसे में पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट कर भारत ने उसको औकात में आने पर मजबूर कर दिया। भारत की मिसाइल ने पाकिस्तान में विध्वंसक तबाही मचा दी। ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प का इस्तेमाल किया तो उसके बाद काउंटर अटैक में ब्रह्मोस के इस्तेमाल किए जाने की खबर है, जबकि इसके उलट पाकिस्तान की मिसाइल खोखा साबित हुई। भारत में पहुंचते ही मिसाइल चली नहीं। देखिए चैप्टर नंबर 4 में 100% करारा जवाब, मिसाइल गोज टू पाक। उसके आगे फेल हो गए। सेना या सरकार की तरफ से ब्रह्मोस के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लखनऊ में ब्रह्मोस की यूनिट के उद्घाटन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े संकेत दिए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। यह हिंदुस्तान की स्कैल्प मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान में काल कहा जाता है। इसी स्कैल्प मिसाइल ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। स्कैल्प मिसाइल की मारक क्षमता 250 किलोमीटर से ज्यादा है। ये 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। आवाज की स्पीड से थोड़ा कम चलने वाली इस मिसाइल को हवा से दागा जाता है। दिन हो या रात का वक्त, कोई भी मौसम हो, टारगेट इससे नहीं बच पाता। लंबी दूरी तक हमला करने वाली स्कैल्प मिसाइल की खासियत है इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होना। ब्रिटेन में इसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी कहा जाता है। इसी मिसाइल ने आतंकियों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर को स्वाहा कर दिया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में
समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई में जितनी भी मिसाइल छोड़ी सबने टारगेट हिट किया, मगर पाकिस्तान की मिसाइलें फुलझड़ी निकली। मिट्टी में मिली पाकिस्तान मिसाइलों में हत्फ का नाम शामिल है। हत्फ के बारे में दावा किया जाता है कि उसकी रेंज 200 किलोमीटर है। 500 किलो से ज्यादा विस्फोटक से यह लैस होती है, लेकिन इंडिया में पहुंचते ही यह खिलौना साबित हुई। जैसलमेर में जिंदा मिसाइल के एक टुकड़े को सेना की टीम ने गहरे गड्ढे में डिफ्यूज कर दिया। जब देखा तो यहाँ पे ये मिसाइल गिरी हुई थी, हम लोग भी सब आगे प्रशासन को सूचित किया और ऐसे कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ और ना कोई हमें कोई भय ऐसा कुछ लगा, आगे भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब हमारी भारतीय सेना के ऊपर हमें पूरा गर्व है, आदरणीय मोदी जी भी इतना गर्व है कि ये इनका इलाज पक्का कर ही रहे और आगे भी करेंगे। इस सीसीटीवी वीडियो में जिस मिसाइल के गिरने का दावा किया जा रहा है वो पाकिस्तान की फतेह-1 बताई जा रही है। इस बैलिस्टिक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने हरियाणा के सिरसा में ही ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की फतेह सीरीज की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की रेंज 140 किलोमीटर है। इसमें कई तरह के वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। इस मिसाइल को ट्रक आधारित लॉन्चर से दागा जा सकता है। पाकिस्तान ने ड्रोन की आड़ में इस मिसाइल को लॉन्च करके अपने मंसूबों को हवा देना चाहिए, लेकिन सारे नापाक सपने चकनाचूर कर दिए गए। सूत्रों की माने तो जम्मू में 93 ड्रोन, कश्मीर में 66, पंजाब में 57, गुजरात में 79 और राजस्थान में 98 से ज्यादा ड्रोन ढेर किए गए। एक ड्रोन भेजा था जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया था भारतीय सेना की तरफ से, जो यहाँ पर गिरकर इसमें आग लगी थी। आप देख सकते हैं कितना गड्ढा जो है यहाँ पर गिर चुका था। उस ड्रोन के पुर्जे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। आप देखिए कि ड्रोन के पुर्जे भी अब इकट्ठा किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एफएसएल की टीम लगातार जांच कर रही है। ड्रोन पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से नंबर लिखे हुए। टायर पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक डेट तक नजर आएगी, 2023-10-10। भारत के ऑपरेशन में 3 बड़े आतंकी मार गिराए गए। 2 और कमांडर्स भी 72 हुरों के पास पहुंचा दिए गए। इनकी गिनती जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकियों के रूप में होती। आतंकियों की डेथ लिस्ट पर चौथा चैप्टर देखिए, जो 7 पुश्ते इन आतंकियों की याद रखेंगे। पहलगाम की घटना को जिन आतंकियों ने अंजाम दिया, उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से था। उनके आका पाकिस्तानी हुक्मरानों के संरक्षण से सालों से फल फूल रहे हैं। पाक आवाम को भले दाना पानी ना मिले, लेकिन हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंक के सरगना के खाद पानी का पूरा इंतजाम पाकिस्तान की सरकार और सेना करती है। लेकिन भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ आखिरी स्ट्राइक के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। ऑपरेशन सिंदूर की लॉन्चिंग के दिन ही लक्ष्य सिर्फ एक था, आतंकियों की जमीन को बंजर बनाना। पहले दिन ही भारतीय सेना के स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई थी। मसूद अजहर का तो पूरा खानदान ही खत्म कर दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर यही नहीं रुका, 5 और बड़े आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया गया। मुदस्सर खदिया खास उर्फ अबू जुंदाल मुरिदके में भारत के एयर स्ट्राइक में इसे मौत नसीब हुई। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था और मुरिदके में मरकज तैयबा का प्रभारी भी था। इसके कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसके अंतिम संस्कार में पाक सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था और उसके जनाजे को कंधा देने वाले में 4 स्टार जनरल तक शामिल थे। इसी कड़ी में अगला नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ मोहम्मद सलीम। मसूद अजहर का साला था और इसे
सलीम और घोसी साहब जैसे नामों से जाना जाता था। ये जैश ए मोहम्मद के लिए हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। साल 1998 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरण के मामले में मोस्ट वांटेड था। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. अगला नाम है हाफिज मोहम्मद जमील। जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर सेंटर में हुए स्ट्राइक में ये मारा गया। मसूद अजहर का सबसे बड़ा बहनोई था। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह की कमान संभाल रहा था। जैश ए मोहम्मद के लिए फंडिंग और आतंकियों को ट्रेनिंग की जिम्मेदारी यही देखता था। लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकी खालिद उर्फ अबू आकाशा भी इस कार्रवाई में मारा गया। ये अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी की जिम्मेदारी संभालता था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में इसकी मुख्य भूमिका भी रही है। इस कड़ी में अगला आतंकी खान मोहम्मद हसन खान, जो POK में जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। वो खुद भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। उसने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। ये लिस्ट यहाँ भले खत्म हो गई, लेकिन भारतीय सेना ने क्लियर कट मैसेज दिया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसका मतलब ये कि ऐसे कई और आतंकियों की लिस्ट अभी बढ़ने वाली है। इस ऑपरेशन सिंदूर ने मसूद अजहर को कहीं का नहीं छोड़ा। उसका पूरा आतंकी कुनबा मिट्टी में दफन हो चुका है। इतना जोरदार अटैक हुआ कि आतंकी मसूद भी मौत की भीख मांग रहा है। अब मसूद का क्या होगा, आपको दिखाते हैं इस छठे चैप्टर में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में उबाल था। हर हिंदुस्तानी बदले की आग में जल रहा था। हर भारतीय पाकिस्तान से हिसाब चाहता था। हर इंडियन आतंकिस्तान का सर्वनाश चाहता था। मोदी ने जनभावना को समझा और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने का प्लान बनाया भी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में देर रात करीब 1:30 बजे इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइलें दागी। हमला इतना जोरदार था कि आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त हो गए। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था, हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। लेकिन दोपहर होते होते ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। दरअसल बहावलपुर में भारत ने जिन ठिकानों को टारगेट किया वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकाने थे, और उस हमले में जैश के सरगना मसूद अजहर को ऐसी चोट पहुंची कि वो अल्लाह से मौत मांगने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक हवा बीवी, जो मसूद की भतीजी थी, एयर स्ट्राइक में उसकी मौत हुई। उर्वा, जो मसूद का भाई बताया जाता है, वो मारा गया। अक्सा जुबैर, जो मसूद की भतीजी बताई गई, उसकी मौत हुई। जारा बीवी आतंकी मसूद की बहन थी, जो उसके दिल के बहुत करीब थी, वो भी मारी गई। शहजाद मसूद का छोटा भाई था, अब वो भी टेरर फैक्ट्री से रुखसत हो गया। जमील अहमद मसूद का बड़ा भाई बताया जा रहा है, वो भी मारा गया। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद हसन, जो मसूद का भतीजा है, उसके सिर में गंभीर चोट आई। मसूद का भांजा हसन, उसके पैर में चोट है। बताया तो ये भी गया कि मसूद के 76 साल के चाचा हसन की तो इंडियन एयरफोर्स ने एक टांग ही तोड़ दी। मसूद का एक और भांजा आसिफ, उसके भी पैर में चोट आई है। मसूद का भतीजा आसिफ के सिर और पैर में चोट लगी। सादिया, जो मसूद के मौसी की लड़की बताई जा रही है, वो भी स्ट्राइक में मारी गई। जैसे ही मसूद के खानदान के खत्म होने की खबर आई, सोशल मीडिया पर आतंकी मसूद अजहर के नाम से एक लेटर वायरल होने लगा। लेटर में मसूद के हवाले से लिखा हुआ था कि इस मिसाइल हमले में मेरा बहुत नुकसान हुआ। मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए। मेरी जान से प्यारी बड़ी बहन मारी गई। हमले में मेरे बहनोई अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरा भतीजा, भतीजे की पत्नी और भतीजी भी मारी गई। इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है।
या अल्लाह, काश मैं भी मर जाता। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने बहावलपुर को क्यों टारगेट किया, अब उसकी वजह भी सामने आ चुकी थी। दरअसल बहावलपुर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का गढ़ है। यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की भर्ती होती है, फंडिंग होती है और ट्रेनिंग सेंटर है। सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। और मेन बात यह भी है कि आतंकी मसूद अजहर बहावलपुर का रहने वाला है। जैश ए मोहम्मद इंडियन एयरफोर्स के टारगेट पर क्यों था, उसकी टेरर हिस्ट्री से बिल्कुल साफ हो जाएगा। और इसे जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इंडिया आतंकी मसूद अजहर के पीछे क्यों पड़ा है और क्यों उसके आतंकी खानदान का सफाया किया गया। अप्रैल 2000 श्रीनगर के बडामी बाग में आत्मघाती हमला, 4 सैनिक शहीद हुए। अक्टूबर 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दिसंबर 2001 संसद पर हमला, 14 लोगों की मौत हुई। जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला, 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। सितंबर 2016 उरी हमला, 19 भारतीय सैनिक शहीद। फरवरी 2019 पुलवामा हमला, 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद। बहावलपुर में जिस सुभान अल्लाह मस्जिद को इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट किया, असल में वो मस्जिद नहीं, टेरर फैक्ट्री थी। दरअसल ये 2011 तक साधारण इमारत थी। 2012 में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील हो गई। सैटेलाइट से देखने पर पता चलता है कि मस्जिद परिसर काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। इंटरनेट पर मिली जानकारी के मुताबिक करीब 18 एकड़ तक इस मस्जिद के परिसर का एरिया था। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए यहाँ 600 छात्रों का एक मदरसा भी बना रखा था और इस परिसर में स्विमिंग पूल, घोड़ों का अस्तबल थे। जैश सरगना मसूद अजहर से लेकर लश्कर सरगना हाफिज सईद के आतंकी हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल रहे थे और हिंदुस्तान को दहराने का नापाक मंसूबा रखने वाले दहशतगर्दों के चीथड़े उड़ रहे थे। ये हमला हुआ था पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर, जहां हिंदुस्तान की ओर से दागी गई 24 मिसाइलों ने आतंकियों की जमात को मिट्टी में मिला दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को डायरेक्ट जहन्नुम पहुंचा दिया और इतनी ज्यादा तादाद में आतंकी घायल हुए कि वहां के अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। हिंदुस्तान का ये प्रतिशोध था पहलगाम में हुए आतंकी हमले का। भारतीय सेना का ये इंतकाम था पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को इंसाफ दिलाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। रात के अंधेरे में आतंक पर हिंदुस्तान के इस भीषण प्रहार से पीओके से लेकर पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान खौफ में आ गया। उसने पूरी रात दहशत में बिताई। पूरे पाकिस्तान के लिए ये मातम भरी रात थी। सुबह होते होते ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा भी आ गया और हिंदुस्तान के शौर्य से शर्मसार पाकिस्तान यहाँ भी हकीकत से मुंह चुराता। 10 मिनट में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 जगहों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और उन आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया जिन्हें आतंकी ट्रेनिंग और शेल्टर के लिए इस्तेमाल करते थे। इस हमले में बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मटिया मेट हो गया। बहावलपुर का यह मरकज सुभान अल्लाह कैंप आतंक का मरकज था। 2001 में संसद हमला और 2019 के पुलवामा अटैक समेत कई आतंकी हमलों की साजिश यहीं रची गई थी। यहां आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार भी रहता था। ऑपरेशन सिंदूर में दूसरा निशाना बना इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर मुरीदके का लश्कर हेडक्वार्टर मरकज-ए-तैयबा। खाक में मिल चुका लश्कर का यह मुख्यालय पाकिस्तान की आतंकवाद की नर्सरी के तौर पर जाना जाता है। लश्कर का यह अड्डा आतंकियों की ट्रेनिंग और जिहादी विचारधारा फैलाने का बड़ा केंद्र था। 2008 के 26/11 मुंबई हमले के आतंकियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। अजमल कसाब और डेविड हेडली को यही ट्रेनिंग मिली थी। अब पाकिस्तान
और वहाँ के बैठे हुए आतंक के जो आका हैं और उसके जो स्पॉन्सर और सपोर्टर्स पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI है, उनके लिए स्पष्ट चेतावनी है, उनके लिए एक रेड लाइन है कि यदि फर्दर कोई आतंकवाद की साजिश उन्होंने रची तो भारत और युद्ध की स्थिति में जाएगा और इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर रिस्पॉन्स करेगा। सियालकोट में भी 2 आतंकी अड्डे सर्जल कैंप और महमूना जोया कैंप हिंदुस्तान के हमले में खाक में मिल गए। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या की गई थी। उन आतंकवादियों को सियालकोट के सर्जल कैंप में ट्रेंड किया गया था, तो वहीं महमूना जोया कैंप हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा आतंकी अड्डा था। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने का कंट्रोल रूम पठानकोट एयरबेस पर हमला यहीं से प्लान किया गया था। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के बहावलपुर या मुरीदके में ही नहीं, इनके अलावा भी कई आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। तस्वीरों में आपको POK के भीमबर इलाके का आतंकी ठिकाना नजर आ रहा है। यह जगह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहां आतंकियों को पाक फौज ट्रेनिंग देती थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसकी क्या हालत कर दी वो भी देख लीजिए। धमाके के साथ ही आतंकियों का यह ठिकाना बर्बाद हो गया। POK की राजधानी मुजफ्फराबाद में भी 2 आतंकी अड्डे नेस्त नाबूद किए गए। जो टेरर ट्रेनिंग का बड़ा सेंटर था, 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 2024 गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों ने यही ट्रेनिंग ली थी। दूसरा तबाह हुआ आतंकी अड्डा है सैयद बिलाल कैंप। यह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड था। भारतीय सेना की भीषण बमबारी से तबाह हुआ यह आतंकी अड्डा है POK का कोटली, जो सेना की एयर स्ट्राइक से खाक में मिल गया। कोटली का यह मरकज तैयबा कैंप लश्कर का बेस कैंप था। 20 अप्रैल 2023 पूंछ और 9 जून 2024 तीर्थ यात्रियों की बेस पर हमले में शामिल आतंकियों को यही ट्रेंड किया गया था। आतंक के ऐसे हर बड़े ठिकानों को भारतीय सेना ने अपने बारूदी शोले से खाक कर दिया और पाकिस्तानी हुक्मरानों से दहशतगर्दों को यह क्लियर कट मैसेज दे दिया कि आगे कोई भी हिमाकत की तो इससे बुरा हश्र होगा। जंग के बीच पाकिस्तान भले ही ऊपरी दिखावा कर रहा हो, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से हिल चुका है। वो पूरी दुनिया में एक मजाक बनकर रह चुका है। अगले चैप्टर में आपको पाक की बत्ती गुल, दिमाग में कूड़ा फुल कैसे दिखाते हैं। पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। ये मुनीर आर्मी को भारतीय रणबांकुरों का सीधा संदेश था। अगर आर्मी की वर्दी में आतंकियों का साथ दिया तो पाकिस्तान का अंजाम कुछ इस कदर होगा कि परमाणु बम धरे के धरे रह जाएंगे। शाहीन गजनवी हवा में हवा हो जाएगी, न सरहद बचेगी न सरहद को बचाने वाली पाकिस्तानी सेना। हिंद के जाबाज आसमान में बारूद बनकर ऐसे बरसेंगे कि पाकिस्तान में लपटें उठती दिखाई देंगी। वो तो सीज फायर हो गया जिससे शहबाज की जान में जान वापस आ गई। वो लोग जो फैसला करने वाले वो भी यही चाहते होंगे, हर भारतीय चाहता है कि 2-3 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और मिलने चाहिए थे पाकिस्तान को हैमर करने के लिए, और उनको ऑलरेडी जिस तरह से कल रात परसों रात से उनको हैमर किया था और घुटनों पे वो आए, वो थोड़े 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे। भारत के एक्शन से लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी अड्डे मिट्टी में मिल गए। लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर तक मलबे का ढेर बन गए।
पाकिस्तान